स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय भूपेंद्र यादव में आप सभी 12th स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड की फाइनल एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। इसमें आप सभी को पता है कि आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने हैं वो 15 Feb 2024 से स्टार्ट होंगे, आप सभी को पता है। तो बच्चों, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल दैट नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम एंड नीड नॉट टू गेट पैनिक एनीवे। आपको क्या करना है, अपने समय का सिर्फ सदुपयोग करना है और अपने चैप्टर्स को जो आप पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। तो इसी कड़ी में आपको ज़्यादा ना समझाते हुए मैं आगे प्रोसीड करना चाहूँगा। कुछ मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे डेरिवेशन से बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिसको आप लोग ज़रूर देखेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तो जा करके आपकी कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम रे ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करते हैं जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फार्मूला की हम बात करते हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेना होता है और उस पर हम लाइट का रिफ्लेक्शन कराएंगे। उसकी मदद से हम रिफ्रैक्शन फार्मूला डराइव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर ऑफ टाइम्स पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन के तौर पर ये पूछा जाता है। बच्चों, इस तरह से हम बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एस डैश लाइक दिस एंड दिस मीडियम इज मेड ऑफ ग्लास। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियरली ये नजर आ रहा होगा। एस डैश क्या कहलाता है बच्चों, ये अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस कहलाता है। अपर्चर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो पार्ट जिस पर लाइट फॉल करती है, दैट इज नोन एज अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, एंड ये जिस स्फीयर से कट किया गया होता है उसका जो अपना सेंटर होता है सी, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इसी को कभी कभी हम अपेक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे, ये पोल पी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड यहाँ पर इसकी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रख लेते हैं। इसकी इमेज बनानी है तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका होता है कि लाइट रे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रे ले चलनी होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक लाइट रे हम along एक्सिस ले चलते हैं, तो बीइंग नॉर्मल इंसिडेंस सफर्स नो रिफ्रैक्शन, दैट इज पासेस स्ट्रेट वे, एंड सेकेंड हम ऑब्लिक इंसिडेंस करा लेते हैं लाइक दिस। बच्चों, ध्यान देना है, अगर ये मीडियम ना होता तो ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट चला जाता, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम light ray suffers refraction. What will happen? First of all, we need to draw a normal at this point with respect to this center of curvature. So let's draw a normal at this point, that is called as CAN. So this is normal. बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ पर जैसी लाइट रे आगे बढ़ेगी तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे एक एंगल फॉर्म करती है, इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट विल हैपन, लाइट रे सीधा नहीं जाएगी, this is going from rarer to denser, so what will happen, light ray will bend towards normal, तो नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए और यहाँ कहीं पर जाकर के जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज फॉर्म हो जाती है आई। क्लियर है? इधर साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 लेट करते हैं और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 लेट करते हैं, which is greater than that of n1, means this medium is rarer and this one is denser. ध्यान देना है, क्या करते हैं बच्चों, हम इस ए पॉइंट से इस एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज ए एम,
एंड इट्स हाइट बी एच। यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं। ये था बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड लाइट एक एंगल फॉर्म करती है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर है? इसके अलावा इस फिगर में हमें 3 और एंगल लेट करने होते हैं। बच्चों ध्यान देना, वो कौन से 3 एंगल होते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको सीक्वेंस याद रखनी है, हम कहाँ पर अल्फा लेट करेंगे, कहाँ पर बीटा लेट करेंगे, कहाँ पर गामा लेट करेंगे। बच्चों एक डायलॉग होता है सिंपल सा, OIC। तो जहां पर O होगा इस फिगर में वहां पर हम अल्फा रखेंगे, जहां पर I होगा वहां पर बीटा, और जहां पर C होगा वहां पर गामा। तो ध्यान देना है, O की जगह पर अल्फा आएगा, I के प्लेस पर बीटा आएगा, और C पॉइंट पर क्या आएगा, एंगल गामा आएगा। तो आप देख पाएंगे O यहाँ पर है तो दिस एंगल विल बी अल्फा, I यहाँ पर है दिस एंगल विल बी बीटा, और C यहाँ पर है दिस एंगल विल बी गामा। क्लियर हो गई बात? अब सारी डिस्टेंसेस जो कि पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहते हैं। बीइंग लेफ्ट साइड माइनस ले लेते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस प्लस का आर लेंगे राइट साइड, और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस हम प्लस का वी ले लेते हैं इमेज डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात करेंगे कि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, दैट इज फ्रॉम N1 टू N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो ए पॉइंट पर हम रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों हम बात करेंगे इस फिगर में, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर सिंस लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, what you know, 1 and 2 equal to sin I upon sin R। यहाँ पर एक बात लिखते हैं बच्चों, इफ एंगल्स बी वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम साइन थीटा को केवल थीटा लिख पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में व्हाट वी विल राइट डाउन, 1 and 2 इक्वल टू साइन आई को केवल आई, साइन आर को केवल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करते हुए अभी हम 1 and 2 को लिखते हैं बच्चों N2 अपान N1। ऑलरेडी आपको बताया जाता है 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो 1 and 2 इक्वल टू हो गया N2 अपान N1 equal to this is I upon R. Now we have to make cross multiplication. So what you will have, N2R equal to N1I. Let this be equation first. Up to this any problem students? तो A पॉइंट पर हमने रिफ्रैक्शन लॉ लगा दिया और 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर रखा। एंगल स्मॉल होने की वजह से हमने साइन आई को केवल आई, साइन आर को केवल आर रख दिया। 1 and 2 का फार्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 तक हम ऑप्ट कर लेते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वेशन 1, N2R इक्वल टू N1Y। अब क्या करना बच्चों, हम इस डायग्राम की मदद से I और R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, ट्रायंगल OAC, इफ यू टॉक अबाउट ट्रायंगल OAC, तो ध्यान देंगे इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल OAC में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे, देखो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ऐसे हम लिख पाएंगे इन दिस ट्रायंगल I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। इसी तरह से हम बात करेंगे बच्चों इन ट्रायंगल IAC, आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल IAC, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल गामा है और ये दो इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पर मिलेगा, आप देख पाएंगे R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, सो R विल कम R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, I और R की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्या आ जाएगा, N2 R की वैल्यू यहां से रख लो, गामा माइनस बीटा इक्वल टू N1 I की वैल्यू यहां से रख लेते हैं, गामा प्लस अल्फा। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो N2 गामा माइनस N2 बीटा इक्वल टू N1 गामा प्लस N1 अल्फा। बच्चों हम गामा का टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो इधर लाते हैं, तो व्हाट वी गेट, N2 गामा माइनस N1 गामा इक्वल टू उधर जा करके N2 बीटा प्लस N1 अल्फा आ जाता है। यहाँ से गामा कॉमन कर लो
तो N2 माइनस N1 गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस N1 अल्फा, लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया, गामा अल्फा और बीटा का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट तक पहुंच चुके थे, N2 माइनस N1 गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस N1 अल्फा। अब बच्चों क्या करना है, हमें इस फिगर की मदद से अल्फा निकालना, बीटा निकालना और गामा निकालना, और फिर इस क्वेश्चन एक में रख करके सिंप्लीफाइड फॉर्म गेन कर लेना। ओके बच्चों, तो लेट्स सी, हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ ए एम की या ओ एम ए की। तो हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, इफ एंगल्स बी स्मॉल एंड अपर्चर बी स्मॉल। अगर एंगल और अपर्चर दोनों स्मॉल हो तो ऐसे में हम tan थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों और ध्यान देना है, जो m पॉइंट होगा दैट विल शिफ्ट टू p। ये दो बातें ध्यान रखनी इस एजम्पशन से। जब एंगल्स बहुत छोटे कर लेंगे और अपर्चर छोटा हो जाएगा तो m पॉइंट धीरे धीरे p की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जहां पर m होगा उसे हम p लिख पाएंगे। तो हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA में हम लगाएंगे बच्चों अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू, आप सभी जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AM अपॉन OM। AM की वैल्यू h है, OM को हम p से रिप्लेस कर देते हैं OP, तो h अपॉन OP की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ u है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल IMA, इसमें हम बात करेंगे बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू, यू विल गेट AM अपॉन IM। AM की वैल्यू h है, IM को हम IP लिखते हैं पहले, फिर h अपान I से लेकर के P तक की जो वैल्यू है वो क्या है, V है। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल CMA, इसमें गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू, आप देखेंगे फिर से मिलेगा AM अपान CM। AM की औकात क्या रख लेंगे, h, CM को पहले CP लिखेंगे तो h अपान हो जाएगा R। नाउ पुटिंग these values in equation फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू सारी रख देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, N2 माइनस N1 टाइम्स गामा, गामा की वैल्यू है बच्चों h अपान कैपिटल R इक्वल टू N2 बीटा, बीटा की वैल्यू है बच्चों h अपान V और प्लस N1, और आप देख पा रहे हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपान माइनस का u। दोनों तरफ से बच्चों h कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, बचा जो उसे हमने बचा दिया, तो N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू N2 अपान V, माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस, यहाँ पर N1 अपान U। तो बच्चों ये आ जाता है अपने पास, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन फार्मूला। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं या 3 भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन फार्मूला। बच्चों ये फार्मूला तब वैलिड है जब लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2, दैट इज रेयरर टू आंसर, तभी ये फार्मूला वैलिड है। और दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, वेदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर है? अगर हम पूरी इक्वेशन को N1 से डिवाइड कर देते हैं तो देखो क्या मिलेगा, N2 अपान N1 अपान B माइनस N1 अपान N1 अपान U इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 फुल डिवाइडेड बाई R। आप सभी जानते हैं N2 अपान N1 1 N2 होता है, या फिर उसी को N भी लिखते हैं, तो N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई R। So this is known as refraction formula and this is the required relation. This is very important. बच्चों ध्यान देना है, जब भी हम ये फार्मूला लगाएंगे तो अपने को ध्यान देना है कि U क्या है, V क्या है और R क्या है। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो U माइनस साइन के साथ लेकर चलेंगे, V को प्लस लेकर चलेंगे और R इस केस में पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर कॉनकेव सरफेस होगा तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर दिस।